हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आज पढ़ेंगे हम नवपाषाण काल के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ध्यान रखना, नवपाषाण काल का जो समय रहा है वो समय रहा है 10,000 बीसी से 4700 बीसी तक। ठीक है, 10,000 बीसी से 4700 बीसी और 4700 बीसी से सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी जो कि 3900 बीसी तक चलेगी। ठीक है, तो देखिए इस समय की बात करें तो सुनो, इस समय मानव के औजार धारदार, ठीक है, धारदार तथा पैने हो गए थे जिन पर पॉलिश किया जाता था। ठीक है, जिन पर क्या किया जाता था? पॉलिश किया जाता था। धारदार हो गए थे और कैसे हो गए थे? पैने हो गए थे। देखो, इनकी तुलना करो अदर वालों से तो याद करो। सब पुरापाषाण काल की बात करें तो हड्डियों के, लकड़ियों के और किसके थे? पत्थरों के। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल की तुलना करें तो थे तो वो ही, लेकिन उनमें अपडेशन ये हुआ था वो छोटे छोटे हो गए थे, है ना। और यहाँ पर क्या हो गए? धारदार हो गए और उन पर क्या किया जाने लगा? पॉलिश किया जाने लगा। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके चलना है। फिर आगे चर्चा करें तो इस समय ओखली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ओखली एवं मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाने लगा? अनाज एवं वनस्पति को पीसने के लिए किया जाने लगा। किसका मतलब? ओखली का विकास हो गया है और मूसल का विकास भी हो गया है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम वर्तमान में भी करते हैं। और देखिए, और आगे चर्चा करें तो इस समय बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और उन मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण मतलब उनको रंगा जाने लगा, उनमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन वगैरह बनाई जाने लगी। ठीक है, तो वो अलंकरण के अंतर्गत आ जाता है। फिर आगे चर्चा करें तो पहले इन बर्तनों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? चीजों को रखने के लिए। ध्यान रखना, सबसे पहले जब बर्तन बनाए तो उनमें खाना नहीं पकाया था, पहले चीजें रखने के लिए, फिर बाद में खाना पकाना स्टार्ट किया। ठीक, और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, इस समय चावल, ठीक है, चावल, गेहूं और दलहन मुख्य आहार बन गए थे। ठीक है, चावल, गेहूं और दलहन फसलों के अंतर्गत बहुत सी चीजें आ जाती, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह। तो देखो, इस समय मुख्य फसल बन गए थे। अब इसकी तुलना करो अन्य कालों से। ठीक है, तो अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो उस समय क्या था? मानव पूर्ण रूप से क्या था? खानाबदोश था। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में उसके भोजन में मछलियां भी शामिल हो गई। फिर उसके बाद आ गया नवपाषाण काल। तो पूर्ण रूप से किस पर वो डिपेंडेंट हो गया? किस पर हो गया बताओ? कृषि पर डिपेंडेंट हो गया। फिर आगे इसी समय, ठीक है, इसी समय मानव ने कपड़े बुनना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या बुनना स्टार्ट किया? कपड़े बुनना स्टार्ट किया। तो कपड़े किससे बनते हैं? कपास से। अब कपास से बनेंगे तो भाई कपास का जो पौधा है उसमें भी तो वृद्धि होगी, मतलब कपास को उगाना भी सीखेंगे। तो ध्यान रखना, कपास की यहाँ पर क्या करने लगे? ये खेती। तो और पूछ ले कभी कपास की खेती कब हुई पहली बार, तो इसका आंसर रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7000 बीसी। ठीक है, 7000 बीसी में पहली बार क्या उगाया गया था? कपास उगाया गया था मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। देखो, अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। किसकी? मेहरगढ़ की, जो कि वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब इसका मेहरगढ़ का जो विकास हुआ था 8000 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 8000 बीसी में मेहरगढ़ का विकास पाकिस्तान में है ही वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में कहा? पाकिस्तान में। जैसे मान लो ये अपना हो गया इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। यहां बना दे रहा हूं, वर्तमान इंडिया बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये हो गया अपना इंडिया। अब देखो, ध्यान से समझना, ये अपना क्या हो गया? इंडिया। अब मैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत क्या था? एक ही था, तो यहां से ये मान लो पाकिस्तान हो गया, यहां ईरान हो गया, ये हो गया ईरान। अब पाकिस्तान मतलब ये बॉर्डर में मिटा दूं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीजें नहीं थी, ये तो अब भी पैदा हुआ गधा है। तो यहां तक क्या था? इंडिया। तो इंडिया से ईरान जाने के लिए एक रास्ता था जिसे कहा जाता बोलन दर्रा। क्या कहा जाता? बोलन दर्रा। बोलन दर्रे के यहाँ पर ये मेहरगढ़, मतलब मेहरगढ़ नाम की एक जगह है। ठीक है, जो कि वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये इतना समझ गए होगे, है ना, बोलन दर्रे के यहाँ से। ठीक है, तो वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान। अब देखो, इस समय के स्त्री पुरुषों ने, ठीक है, स्त्री पुरुषों दोनों थे, ध्यान रखना है, इस समय के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में जौ, गेहूं
उगाना स्टार्ट किया। तो फाइनली यहाँ से जौ और गेहूं उगाना स्टार्ट हो गया। अब कहोगे सर पहले भी तो, देखो मैंने एक चीज और बताई थी, प्राकृतिक रूप से उगे थे और जो उन्होंने खेती की थी ना, उनसे उतनी सक्सेस वो नहीं हुई थी। तो कभी पूछे ना तो खेती करना कहाँ से आरंभ किया, तो आंसर रहेगा मेहरगढ़। ठीक है, हाँ, जौ गेहूं आना मतलब उगाना सीखा तथा भेड़ बकरी पालना भी सीखा। यहाँ के घर ध्यान रखना चौकोर हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? चौकोर, जिनमें लगभग 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। अब जाहिर सी बात है कि 4 कमरे हैं तो 4 कमरे में तो व्यक्ति रहेंगे नहीं, तो बाकी के जो अन्य कमरे हैं उनमें क्या किया जाता था? अन्न का भंडारण किया जाता था। तो इससे हमें यह अनुमान भी लग गया कि ये लोग अन्न भंडारण भी करने लगे थे। तो ठीक है, तो यहाँ के घर चौकोर हुआ करते थे जिनमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। अन्य कमरों से यह पता चलता है कि अन्न भंडारण करने लगे। देखो, और इस समय के जो लोग रहते थे उनमें यह मान्यता थी कि मरने के बाद भी व्यक्ति जो है वो परलोक में जीवित रहता है। ठीक है, तो ये ऐसी मान्यता रखते थे। इस समय लोगों की यह आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक इंसान की डेड बॉडी के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। संभवतः ये अनुमान लगा दिया जाता है कि ये लोग ये सोचते थे कि उस समय जब वो व्यक्ति परलोक जाएगा जिसकी मृत्यु हो गई है, उसे खाने के लिए वहां पर ये बकरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक इतना समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और कुछ स्थल बताऊं। अब बात करते हैं बुर्ज होम की। बुर्ज होम की अगर बात करें तो ये वर्तमान कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में है। कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर उसके निकट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर उसके निकट है। और आगे चर्चा करें तो यहाँ पर मतलब गड्ढे खोद कर नीचे घर बनाए जाते थे। ठीक है, गड्ढे खोदे जाते थे, उनके नीचे घर बनाए जाते थे और उन घर में उतरने के लिए बाकायदा सीढ़ियां होती थी। ठीक है, उनमें घरों में उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। और ऐसे घरों को क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। गर्त मतलब गड्ढा और गर्त के अंदर क्या है? वास। तो क्या कहा जाता है? गर्तावास। तो ध्यान रखना। और समय के साथ साथ जैसे कि गर्मियों के दिन आ गए तो आग बाहर जलाने लगे और ठंडी के दिन आ गए तो आग घर के अंदर जलाने लगे। तो इन्होंने मौसम के अनुसार आग जलाते थे। ठीक है, घर के बाहर जलाते थे जब समय गर्मियों का आ गया, और ठंडी का समय आ गया तो घर के अंदर जलाते थे। ठीक है, और आगे चर्चा करें तो इसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। ठीक है, यहाँ के लोग कब्रों में अपने मालिक के साथ किसको दफनाते थे? कुत्तों को। वहां बकरी को, मेहरगढ़ में। ठीक है, और यहाँ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाते थे। ठीक है, अब देखो कोल्डी हवा अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? कोल्डी हवा। सुनो, यह यूपी में प्रयागराज के निकट है, त्रिवेणी संगम है ना। और यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कैसे? प्राचीनतम, सबसे पुराने साक्ष्य। मतलब यहाँ जो चावल मिले कहते हैं कि सबसे पुराने चावल है ना, बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो याद रखना। और यहाँ पर नोट करके लिखी गई ये बातें कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले। ठीक है, और जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा सर लोथल और इसमें क्या डिफरेंस है ना। मतलब कि यहाँ पर लिखा है चावल के प्रथम साक्ष्य और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। देखो, प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए कि लगभग 10,000 साल पुराने साक्ष्य मिले। ठीक है, 10,000 साल पुराने साक्ष्य मिले। लेकिन ये मिले कब? इन्हें ढूंढा कब? उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो 2010 में मिले। कब मिले? 2010 में। ठीक है, लेकिन ये भले से चावल इतने पुराने नहीं है, लेकिन ये मिले कब थे? 1900 समथिंग 50 मान ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि लोथल कोई 1950 में नहीं हुई। ठीक, तो 1950 मान ले रहे हैं। तो इनमें अपन को पहले क्या मिला? 1950 में लोथल के चावल मिले। ठीक है, जो कि चावल के प्रथम साक्ष्य रहे अपने यहाँ मिले जब। लेकिन जो सबसे पुराने चावल मिले वो कौन से थे? कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हमें, जो सबसे प्राचीन चावल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। और याद रख लेना कि जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो ये भी एक सिंधु सभ्यता का नगर है। तो जलने के बाद चावल कैसे हो जाएंगे? काले। तो काली बंगा, जले हुए चावल। चल,
अब एक स्थान है जैसे कहते हैं चिरांद, यहाँ से हड्डियों के उपकरण मिले। चलो फिर उसके बाद चाताल ह्यूक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपने लिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये है कहाँ, टर्की में। टर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया, तुर्की ये कहता है अपने आप को, ठीक है, तो मैंने भी तुर्की ही लिखा है। तो तुर्की में इस पुरास्थल को बनाने के लिए ध्यान रखना बहुत मतलब दूर दूर के क्षेत्रों से कुछ चीजें लाई गई। फॉर एग्जांपल यहाँ से सीरिया वर्तमान जो देश है ना, वहां से चमकदार पत्थर लाए गए थे। फिर उसके बाद लाल सागर, ठीक है, लाल सागर, जहाँ लाल सागर से ही तो आगे सुएज नहर जाती है भूमध्य सागर की ओर, ठीक है, तो लाल सागर से कोणियां लाई जाती, कोणी वगैरह जानते हो, कोणी जो चंखदुआ खेलते हैं ना वो। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में सुएज नहर है, ठीक है। तो लाल सागर से क्या लाई गई, कोणियां लाई गई, और भूमध्य सागर से लाई गए सीप, मतलब सीपियां, सीप मतलब समझते हो जो मोती सीप वगैरह होते हैं ना, जिनसे मोती वगैरह निकलता है, ऐसा कुछ कहते हैं, तो सीप लाए गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होगे। अब देखो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है कि इस समय मानव ने आग पर क्या कर लिया था, नियंत्रण। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पुरापाषाण काल में उसने देख ली कि दद्दा ये आग है, लेकिन उसे मतलब बनाना कैसे है, मतलब आग का प्रयोग कैसे करना है, या आग की उत्पत्ति कैसे करते हैं, मतलब पत्थर वगैरह से, तो ये नहीं सीख पाया था। अब सीखा है आखिर, कहां, यहां पर। तो अब यहां पर क्या हुआ, आग का आविष्कार, ठीक है, आग का क्या हो गया, आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार। दूसरा पॉइंट, यहां स्थायी बसावट प्रारंभ कर दी, स्थायी बसावट, ठीक है। ये कुछ याद आ रहा है, स्थायी बसावट मतलब मैंने बताया था इसके लिए एक शब्द गतिहीन, क्या, गतिहीन, ठीक है। थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं, पुरापाषाण काल घुमक्कड़ जीवन यानी कि खानाबदोश, उसके बाद मध्य पाषाण काल दोनों खानाबदोश भी गतिहीन भी, और यहाँ पर सिर्फ गतिहीन, ठीक है। और तो समझ गए, स्थायी बसावट हो गई, गतिहीन हो गया, आग का आविष्कार हो गया, तो यहाँ तक। और एक चीज और याद रख सको तो पहिए का आविष्कार भी अभी हुआ, पहिए का आविष्कार। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फैक्ट आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा जो नवपाषाण काल है वो कंप्लीट हो चुका। छोटे मोटे स्थान रह गए हैं तो वो अपने लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अपन चर्चा करेंगे ताम्रपाषाण काल की, ठीक है। ये है एक संस्कृति है, ना कि इसके साथ इसके बाद मत जोड़ना उसे, हैं। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो होगी सिंधु सभ्यता, ठीक है। अपन बिल्कुल टाइम के अनुसार चल रहे हैं, 47 में ये खत्म होगा, बिल्कुल 47 से, ठीक है, 39 तक स्टार्ट हो जाएगी क्या, सिंधु सभ्यता। अब कईयों के दिमाग में बस, और हमने तो कुछ और पढ़ा, मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की मानता हूं।